टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वॉर रूम में आज मैं आपको बताऊंगी मिडिल ईस्ट में चल रहे सबसे बड़े युद्ध की एक एक डिटेल। इजराइल ईरान के बीच घमासान युद्ध का आज 7वां दिन है। आज कहां अटैक हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, ये युद्ध जिसकी शुरुआत 13 जून से हुई कितने दिन चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये युद्ध कोई जीतेगा भी या नहीं, इस युद्ध में ईरान का क्या होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का क्या होगा, खामेनेई के सरेंडर करने से मना करने के बाद क्या होगा, खामेनेई ईरान में है या नहीं, इजराइल का क्या होगा, अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट कूदेगा या नहीं, क्या ये युद्ध दो देशों में रह जाएगा या यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान तक आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस शो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको आज के अपडेट बता देती हूं, कैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब आर पार की जो जंग है ईरान और इजराइल की वो शुरू हो चुकी है। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वो ईरान के मिसाइल अटैक की है, जहां साफ नीले आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का धुआं नजर आ रहा है। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान एक साथ इतनी मिसाइल से अटैक कर रहा है कि इजराइल के लिए रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। मिसाइल अटैक की आवाज रूह कपाने वाली। देखिए साफ है कि ईरान ने तेल अवीव को अपना मेन टारगेट सेट कर लिया है। ईरान की तेल अवीव में मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। तेज धमाके के साथ धुएं का गुब्बार आसमान तक उठता नजर आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग के बीच ईरान की मिसाइल गिरी और हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसी तबाही शायद ही तेल अवीव के लोगों ने पहले कभी देखी होगी। तो ईरान अब इजराइल के अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है। साउथ इजराइल के बिशेरबा शहर के सोरोका हॉस्पिटल को ईरान के मिसाइल अटैक में जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। ये उस वक्त की तस्वीर जब ईरान की मिसाइल अस्पताल के ऊपर गिरी और वहां मौजूद मरीजों, डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच में अफरा तफरी मच गई। तेज धमाका सुनाई पड़ा। अब आपने देखा कितनी तेज धमाके के साथ ये अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का क्या असर हुआ अस्पताल के अंदर, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। भयावह तस्वीरें आ रही हैं। अस्पताल के अंदर मौजूद मरीज, डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ईरान के मिसाइल अटैक से अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के अंदर हर तरफ सामान टूटा फूटा नजर आ रहा है। अफरा तफरी में हर कोई भागता नजर आ रहा है। रोते बिलखते लोगों की चीख जो है वो सुनाई पड़ रही है। तेल अवीव की एक और डराने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूं। इसमें एक हाई राइज बिल्डिंग नजर आ रही है जिसे ईरान की स्ट्राइक से नुकसान साफ दिख रहा है। बिल्डिंग के पास में ही ईरान की मिसाइल गिरी है, जहां एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। तो आप ये कहिए कि ईरान आंख मूंद कर इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। ईरान की स्ट्राइक के बाद इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देखिए, ईरान के हमले के बाद एक घर में आग लग गई। पूरा घर आग की चपेट में है। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है। तो तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस रही हैं। एक और तस्वीर आपके सामने तेल अवीव की। हर तरफ ईरान की स्ट्राइक के निशान नजर आ रहे हैं। तेल अवीव में ऊंची इमारतों को ईरान निशाना बना रहा है। तेल अवीव में तबाही देखकर लग रहा है कि इजराइल आज रात तक ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला बोल सकता है। ये बार बार इजराइल की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बड़ा बुरा अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। तेल अवीव पर किस तरीके से अटैक ईरान कर रहा है उसका एक और नया वीडियो सामने आया। ईरान की मिसाइल डायरेक्ट तेल अवीव पर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ऊंची लपटें जो आग की हैं वो देखने को मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से हमला किया जा रहा है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, तो अब इजराइल क्या हमला कर रहा है, ईरान को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। ईरान पर इजरायली फोर्स लगातार बमबारी कर रही है। थोड़ी देर पहले तेहरान पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद हर तरफ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है, यानी दोनों ही देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान यहां से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है, ईरान लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक करता है, तो इजरायल उन ठिकानों को निशाना बनाता है जो
इंपॉर्टेंट हैं ईरान के लिए। इजराइल इस समय ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक कर रहा है। बड़ी खबर ईरान के जंजान प्रांत से आ रही है, जहां थोड़ी देर पहले इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमला किया है। इजराइल की एयर फोर्स ने अटैक ईरान के IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर किया है और दावा ये इजराइल ने किया है कि उसके हवाई हमले में IRGC के बेस को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, जहां आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो अब कहां पर कितना अटैक हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड VK दत्ता सर हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर AS बहल सर हमारे साथ हैं और मेजर जनरल संजय मेश्नुन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कुछ जगहों को हमने निकाला है, मैप पर बनाया और आपको समझाते हैं कि इजराइल ने ईरान की 6 जगहों को सबसे ज्यादा टारगेट किया है, जिनमें से 4 जगह ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने तेहरान, अराक, नंताज और इस्फहान है। इसके अलावा तबरीज और करमनशाह में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। तो आप देखिए ईरान में इजराइल ने कहां पर अटैक किया है। करमनशाह पर अटैक किया गया है, तबरीज पर अटैक किया गया है, तेहरान पर अटैक किया गया है, अराक पर अटैक किया गया है, नंताज पर अटैक किया गया है, इस्फहान पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल के निशाने पर वो शहर खासकर हैं जहां न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और इसीलिए उन जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। अब इजराइल पर ईरान कहां हमला कर रहा है, ये भी आपको बता देते हैं कि इजराइल में ईरान कहां टारगेट कर रहा है। तो तेल अवीव में सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रमत गन में हमला किया जा रहा है, रिशॉन लेजियन में हमला किया जा रहा है, शेफिला में हमला किया जा रहा है। तो ईरान ने इन चारों जगहों को इस वक्त चुना है और इन चारों जगहों पर लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। टारगेट सेट कर लिए हैं दोनों ही देशों ने, और ये टारगेट सेट करने के बाद हमलों की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तबाही का मंजर हमें चारों तरफ सुनाई दे रहा है। चर्चा करेंगे इसी बात पर कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहां अटैक हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। मिस्टन सर, आपने सारी तस्वीरें देखी, हमने सारी तस्वीरें दिखाई। ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे ईरान हमला कर रहा हो चाहे इजराइल हमला कर रहा हो। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है? और देखिए ये क्या हो रहा है प्राची, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो टारगेटिंग अगर देखा जाए, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जितने भी इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं और इनके लॉन्चर्स हैं और रडार्स हैं, उनको बर्बाद करना, ये इनका इरादा है। ईरान क्या कर रहा है, उसने अभी जो स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग की है, हमने सबने देखा है कि रिहायशी इलाकों के टारगेटिंग हो रही है और साथ ही एक बहुत बड़े हॉस्पिटल पे टारगेटिंग ही है और पूरा फोकस है टेल अवीव और उसके आउटस्कर्ट्स में, जिससे वो एक बहुत बड़ा दबाव पड़े इजराइल के ऊपर। तो ये है दोनों की एक टारगेटिंग फिलॉसफी। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल अपनी टारगेटिंग फिलॉसफी में काफी सक्सेसफुल रहा है। और अभी आप देखिए अराक आपने दिखाया, ये नेतांस में दिखाया, फोर्डो को उसने छोड़ रखा है क्योंकि वो अभी काबिलियत के अंदर नहीं है, और बाकी इस्फहान में यहाँ पर इसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है और यहाँ पर हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये जो इसका अराक में हुआ है। पर एक चीज हमेशा देखिए, ये आज मैं बोलना चाहूंगा, न्यूक्लियर काय के लिए एक देश करता है। बेसिकली ईरान ने हमेशा बोला है कि हम अपना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाना चाहते हैं जो सिविल के लिए है। सिविल के लिए जो आपकी एनरिचमेंट होती है वो होती है सिर्फ 3 to 5%, बस 80% और 86% का कोई मतलब नहीं है। जाहिर है वो इसलिए हो रही है एनरिचमेंट, वो है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। ये स्टेटेड है, भारत में भी आज 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो सिविल यूज के हैं और ईरान के पास सिर्फ एक ही है और वो भी बुशोर में जगह है। तो कहने का मतलब है ईरान का मुद्दा बहुत क्लियर है, उसका मुद्दा यही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, और वही मुद्दा इजराइल का है कि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है, और साथ ही वही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स का भी है। तो अगर ये हाँ, इसमें होगा क्या सर, इसमें अब होगा क्या, कौन हारेगा, किसको कितना नुकसान हार जीत का तो अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन जो भी अभी हो रहा है दोनों देशों के लिए हानिकारक तो है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो एक आ गई है, बॉटम लाइन ये हो गई है, ना ईरान रुकने वाला है ना इजराइल रुकने वाला है। जिसकी स्टेइंग पावर लंबी है, मैं बोलूंगा वो जीतेगा तो नहीं, पर वो ज्यादा इस लड़ाई को खींच सकता है। इजराइल एक छोटा देश है और ईरान उसके 75 गुना ज्यादा देश है, और उसके पास बड़ी आर्मी है, सब कुछ है, और उसकी स्ट्रेंथ है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स। इजराइल की स्ट्रेंथ हमें पता ही है।
लेकिन अब जो क्या होने वाला है मेरे को लग रहा है, नंबर एक, अब ये जिस प्रकार दृश्य दिखाए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है, उनको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। वो अब उसमें कोई संदेह है ही नहीं होते हैं तो वो अमेरिका की लीडरशिप के लिए भी हानिकारक है। और अब मेरे को लगता है जो रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा डिवाइड था वो थोड़ा क्लोज हो जाएगा, अब कम होगा, क्योंकि ये जब दृश्य दिख रहेंगे और रिहायशी इलाकों पे जो टारगेटिंग हो रही है वो तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इससे इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर टारगेटिंग करेंगे। अब फिर सवाल उठता है कि ये लड़ाई कहां जाएगी, क्योंकि ईरान जरूरी है उसके बाद जब ये अटैक्स होंगे, अगर ये B-2 बॉम्बर से होते हैं फोर्डो प्लांट पे, तो जाहिर है ईरान भी फिर इनके जितने भी बेसेस हैं गल्फ स्टेट्स में वहां पर वो टारगेटिंग कर सकता है, इनकी शिप को कर सकता है। तो ये लड़ाई अभी बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है सर कि ईरान बिल्कुल अंदर तक घुसकर मार रहा है। अगर इजराइल की तस्वीरें हम देखें बहल सर, तो बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। जो बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिसे इंटरसेप्ट शायद एयर डिफेंस सिस्टम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है इजराइल का, जितना बाकी हमलों को अभी तक किया है इजराइल ने। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास तेज तेज धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यानी नुकसान अगर इजराइल ईरान को पहुंचा रहा है तो उतना ही नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची। इजराइल ने जो नुकसान पहुंचाया है ईरान को वो काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री लीडर्स को भी टारगेट किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया है, उनके पॉलिटिकल अली शमखानी को भी टारगेट किया, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक को छोड़ के बाकियों पे अटैक किया। और खासकर ये वाला जो है अराक, आज ही ये कल का ही अटैक था जिसमें 40 मेगावाट का अराक का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको खत्म किया है। न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस जो है नतांज में और दूसरी जगह इस्फहान में, उनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इजराइल के पास इस समय सबसे सटीक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एरो 3 से शुरू होता है 2400 किलोमीटर रेंज वाला, और खत्म होता है जो रेंज 70 किलोमीटर की है आयरन डोम की। इसके बीच में उसके बाद बहुत सारे हैं, डेविड स्लिंग भी है, पैट्रियट भी है और एरो 2 भी है। तो ये सारा मल्टी टियर्ड सिस्टम ऐसे लग रहा है जैसे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण आती है। ईरान के पास एक बहुत ही वैरायटी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सेजिल 2000 किलोमीटर की, साइमॉर्ग 3000 किलोमीटर की, गदर 2000 किलोमीटर की, इमाद 2000 किलोमीटर, फिर शिकन, फतह 1-2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। और ये बहुत, इनमें से कुछ मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड हैं और उन मिसाइल्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मनूवर कर सकती हैं। यानी कि एक तो एडवांस गाइडेंस सिस्टम है और दूसरा मनूवर कर सकती हैं। और तीसरी चीज आती है जब आप क्वांटिटी में फायर करते हैं, जैसे आपने 50 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया, आपने 100 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया, तो यह जरूर है कि चाहे कितनी भी अच्छी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी हो, जिसे SSKP कहते हैं, लेकिन कई मिसाइल्स जो हैं 10% से 15% मिसाइल्स जो हैं उसके अंदर से निकल जाएंगी। अब इसमें 500 अगर इन्होंने अभी तक मिसाइल फायर किया, अगर रफ फिगर लें 400 से 500 के बीच में है, तो 500 की हैं तो उसका 10% तो 50 टारगेट डिस्ट्रॉय हो ही गए। और अगर हम उसको कन्वर्ट करें 15% पे, तो 75 टारगेट्स तो ऑलरेडी उसके बर्बाद हो गए। और कौन से टारगेट हुए? रिफाइनरी पे अटैक किया, हॉस्पिटल पे अटैक किया, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पे अटैक किया, डायमंड ट्रेडिंग बिल्डिंग पे अटैक किया और एयर बेसेस पे भी अटैक किया। अब इसमें एक कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर्नल विल्करसन, इनका इंटरव्यू आया है और ये बहुत जाने माने हैं क्योंकि ये चीफ ऑफ स्टाफ होते थे जनरल पावेल के। इन्होंने कहा है कि इजराइल ने, इनकी कोट कर रहा हूं मैं, इजराइल ने बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा किया, इन्होंने टारगेटिंग देखी, इन्होंने टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स अच्छी तरह निकाले, इन्होंने अपने एजेंट्स भेज के उन टारगेट सिस्टम्स को फाइंड आउट किया, लीडरशिप वाले कहां पे है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो रिस्पांस ईरान करेगा कहीं ना कहीं उसमें मिसकैलकुलेशन है। और उन्होंने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो कहते थे इतनी मिसाइल्स नहीं है शायद इनके पास, पर इनके पास, ईरान के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई। और तीसरी चीज उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहता था कि उन्होंने मेंशन किया था कि अब अमेरिका के पास शायद कोई चॉइस ना रह जाए जाने के लिए। तो अमेरिका के बारे में जब ट्रंप के बारे में उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ट्रंप का जो फंड करते हैं जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उसमें से 1/3 ज्यूज हैं। तो ट्रंप के पास शायद कोई रास्ता ही ना है। और 60% जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो वॉर नहीं चाहती, और उसमें कई रिपब्लिकन्स भी हैं।
पर ये चीज है कि सर, क्योंकि ट्रम्प क्या ट्रम्प का कह जो रहे हैं फंड करते हैं, ये मैं सुनवाऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू को सुन लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज वॉर रूम में आप बात कर रहे हैं उस सबसे बड़े युद्ध की जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, और इस युद्ध का अंत क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता। इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज है जो तय है कि दोनों ही लीडर्स, चाहे आप नेतन्याहू की बात करें चाहे खामेनेई की बात करें, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अटैक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। ट्रंप ने खामेनेई के सरेंडर करने की शर्त रखी है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इससे इनकार कर दिया है। खामेनेई ने सीधा और साफ साफ कह दिया है कि वो किसी के सामने सरेंडर करने वाले नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा बल्कि जंग लड़ेगा। ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. अब आप ये समझिए कि खामेनेई सिर्फ सरेंडर करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका बार बार कह रहा है उसको भी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। खामेनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका को इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। साथ ही कहा कि अमेरिका के अटैक से ईरान से ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود. तो अमेरिका को अंजाम भुगतने पड़ेंगे, अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये खामेनेई कह रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं हमें लोकेशन पता है, आप सरेंडर कर दीजिए बिना किसी शर्त के, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब जिस रिजीम चेंज की बात अता सर ब्रेक पर जाने से पहले हम कर रहे थे, अब उसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं ना कि क्या होगा, खामेनेई का क्या होगा, ये ईरान में है कि नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि भाई हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ये जंग कितनी आगे तक जा सकती है और अमेरिका क्या टारगेट करेगा खामेनेई को। बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत कम्प्लेक्स है। अमेरिका के अंदर जो उनके अंदर जो एक सुझाव लिए गए, 60% अमेरिकन ने बोला है कि अमेरिका को इस जंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर की बात करें तो 70% जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं उन्होंने बोला है हमें जंग में नहीं जाना चाहिए। तो जंग में कौन धकेल रहा है फिर अमेरिका को? जो जितने जो लॉबी है नेतन्याहू की, एक ये भी मानना है कि जितने सेनेटर नेतन्याहू के साथ में उतने सेनेटर ट्रंप के साथ में नहीं है, उनके अपने कांग्रेस यहाँ उनके पार्लियामेंट के अंदर। और अभी जो प्रेशर बन रहा है ट्रंप के ऊपर, वो बन रहा है वो पूरी जूइश लॉबी जो अमेरिका के अंदर बिजनेसमैन है, पैसे वाले लोग हैं, जो ट्रंप के नज़दीकी हैं, वो ट्रंप को पुश कर रहे हैं, ट्रंप डू समथिंग नाउ। तो यही जो भी चर्चा हमारी पहले चल रही थी, अगर आप हॉस्पिटल्स को टारगेट करेंगे, आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे, तो आप फिर अमेरिकन पब्लिक का भी व्यू पॉइंट चेंज करेंगे और दुनिया का जो एक स्टैंड है वो भी इजराइल के हक में चला जाएगा। तो अभी जहां तक स्ट्राइकिंग दी हेड ऑफ दी हाइड्रा, जो वो पहले इजराइल बोलता चला रहा है, आयतुल्लाह खमानी, अली खमानी, तो उन्होंने ऑलरेडी कल अटेम्प्ट किया था, जब इनका एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उस समय इजरायली एयरक्राफ्ट ने आगे टारगेट किया था वो इलाका जहां पे उन्होंने शायद सोचा यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन शायद ये अभी बच गए। तो अभी जहां तक इनके सर्वाइवल का सवाल है, ये अगर ऑल आउट शुरू होगा तो पक्का अटेम्प्ट किया जाएगा, इनको असैसिनेट करने की चेष्टा की जाएगी। और फाइनली जो मैंने आपको पहले भी बोला कि ईरान को काबू करने के लिए जब तक उनकी आवाम, ईरानियन पब्लिक नहीं खड़ी होगी कि हमको अभी सत्ता परिवर्तन चाहिए, तब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। आप कोई पपेट नहीं बिठा सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू, और अगर आपको बिठाना भी है तो उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी पड़ेगी पहले, जो तुरंत आके वहां बैठ जाएं और काबिज होकर कार्रवाई चलाएं। और बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और वो एक लड़ाई जो है थोड़ी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जिसके अंदर नुकसान दोनों तरफ का होगा और अमेरिकन का भी होगा। आयतुल्लाह खमानी ने बोला कि अमेरिका को 50,000 तबूत तैयार कर लेने चाहिए अगर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। तो मैं उनकी वार्निंग बता रहा हूं, शायद
या कवर भी हुआ मेरे को मालूम नहीं, ये वार्निंग है उसकी। वार्निंग है। 50,000 तबूत तैयार कर ले अमेरिका अगर आपने हमारे साथ जंग शुरू करी तो अब तेरा अभी क्या आगे चल होगा के खमेनिया, ये बताइए। मूवी में पूछते हैं ना, तो बताइए क्या होगा खमेनिया का, क्या होने वाला? क्या होगा खमेनिया का, ये तो सवाल है कि क्या होगा, इनका क्या होगा? मर जाएगा, मार दिया जाएगा। और है ही नहीं वो तेहरान में। मैम अभी तक सामने क्यों नहीं आता है? कहां छुप के बैठा हुआ है? कौन से बिल में घुस के बैठा हुआ है? आई बिलीव, मेरा मानना है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, वो मॉस्को में है। ये मेरा मानना है। किसी इस्लामिक देश में नहीं जाएगा, वो नफरत करते हैं शिया ईरान से। यानी वो नहीं है ईरान में। महल सर, नहीं, मेरी व्यू थोड़ा सा सर डिफरेंट है कि मेरे हिसाब से खमेनी ईरान के अंदर ही है, किसी सिक्योर लोकेशन में है, बंकर के अंदर है, और उस बंकर को, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, बहुत सेफ है वो वहां पे अभी, पर अभी हमने मारने का सोचा नहीं है, क्योंकि उन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स तो सिर्फ अमेरिका के पास है, और उसकी मींस ऑफ डिलीवरी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर वो भी अमेरिका के पास है। और जब तक अमेरिका की एंट्री नहीं होती, ये दोनों फौर्दों को डिस्ट्रॉय करना और उनको बंकर के अंदर डीप छुपे हैं तो उनको हिट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और कुछ बोलना चाहता हूं कि खमेनी के जितने क्लोज मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडर्स थे, सभी को मार दिया गया है, चाहे वो बगारी था, सलामी था, हाजी जदैल था, या फिर दूसरे थे मोहम्मद कजामी जो उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उन सबको मार दिया गया। लेकिन साथ में अभी भी कुछ ऐसे लोग उनके साथ हैं, खासकर पॉलिटिकल साइड के, जो कि सक्सेशन चेन को बराबर रख सकते हैं। और यहां पे रजीम चेंज की जो बात करते हैं, मैं ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बता दूं अगर आप परमिट करें, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, 88 मेंबर्स होते हैं, 88 मेंबर होते हैं उसके अंदर। वो डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम लीडर बनाना है। इसका यह मतलब है कि जो मुश्ताबा इनका लड़का है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनता। ये कौन होते हैं? ये सीनियर क्लरिक्स होते हैं जो ईरान के अंदर है, जो इकट्ठे होकर ये डिसाइड करते हैं कि किसी एक को सुप्रीम लीडर बनाना है या फिर एक काउंसिल बनानी है लीडरशिप की। वो भी एक इनके पास ऑप्शन है। और यहां पे मसूद भी है एक प्रेसिडेंट, जो अभी तक कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। उसने सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जलीली को हराया था, जो कि हार्डलाइनर था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट करता है वहां पे। रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। 36 साल से ताकतवर है अगर खामेनेई वहां पर, और अभी भी बैठकर अमेरिका को धमका रहे हैं। अभी भी खामेनेई की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका को हमसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कितनी ताकत है खामेनेई की, अंदाजा लगाइए। लेकिन बार बार जब अमेरिका के दाखिल होने की बात हम करते हैं, हम कहते हैं अमेरिका क्या डायरेक्ट अटैक करेगा, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए भी रह सकता है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका अगर अटैक करेगा तो उसके लिए कितना आसान रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा, इस पर बात कर लेनी जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो उसे पहाड़ों पर युद्ध करना होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का उतना बेहतर नहीं है। दुनिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका की इस कमजोरी को परख लिया था। अमेरिका और इजराइल का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसमें नंताज और फोर्डो दो अहम साइट्स शामिल हैं। नंताज पर इजराइल ने ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान पहुंचा पाया, यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में अमेरिका अगर युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए भी ये न्यूक्लियर साइट चुनौती साबित हो सकती हैं। नताज को तबाह करना भले ही अमेरिका के लिए आसान हो, लेकिन उसकी असली परीक्षा जो होगी वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को लेकर होगी। अब अमेरिका जब आएगा तो ये चुनौती अमेरिका के सामने हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के पास दो बड़े न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसमें पहला है नातांज साइट, जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। कंक्रीट और स्टील के इस्तेमाल से इसे पूरे टनल को बनाया गया है, जो जमीन से लगभग 8 मीटर नीचे है। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि उसके पास 6 मीटर से ज्यादा गहराई में डैमेज करने वाला कोई हथियार मौजूद नहीं है। इसलिए इजराइल ने नातांज साइट पर कई अटैक तो किए, लेकिन 8 मीटर अंदर वो कितना नुकसान पहुंचा पाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है वो है फोर्डो। ये ईरान का सबसे सेफ साइट है। ये जमीन से 80 मीटर नीचे बना हुआ है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी इस साइट को डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के पास जो सबसे ज्यादा गहराई तक डैमेज करने वाला बम है, उसकी क्षमता 60 मीटर है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 की भी पहुंच फोर्डो साइट तक नहीं हो सकती है। अमेरिका अगर ये बम इजराइल को दे भी देता है तो भी इजराइल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बम को ड्रॉप करने के लिए B-2 बॉम्बर की जरूरत पड़ती है। इजराइल के पास ऐसा कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। तो ये दो
बड़ी चुनौती हैं जो फिलहाल इजरायल के सामने हैं, और जो हम पहाड़ों वाला युद्ध कह रहे हैं वेस्टर्न सर, अफगानिस्तान में हमने देखा था कमजोरी, देखी थी क्या कमजोरी थी अमेरिका की, उसकी फौज की, कि पहाड़ों में जब युद्ध की बात आती है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लड़ पाते हैं। इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं? और देखिए, पहली बात हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, अमेरिका करेगा क्या वो मिलिट्री ट्रुप्स ईरान में लाना चाहेगा? मेरा इसका जवाब है नहीं। कारण यह है क्योंकि अफगानिस्तान में और इराक में हम सबको पता है कि अमेरिकन ट्रुप्स वहां लंबे असर के लिए थे। अफगानिस्तान में तो जहां मैं खुद डिफेंस अटैची था, मेरे को याद है वहां 20 साल के लिए वो सेना थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, वापस तालिबान आ गया और थोड़ा बस खात्मा अल कायदा का कर पाए थे। तो इस टाइम ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रहेगा, और ये एक और एग्जांपल है जो लेटेस्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हुआ है। और आज की तारीख में अमेरिका नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करेगा, और वो किस प्रकार करेगा? देखिए, उसके पास इतने बेसेस हैं, आपने अभी पूरे खाड़ी इलाके में दिखा दिए हैं, उसकी पूरी नेवल फ्लोटिला है, और ये जो मुनीर गया है वहां पर, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस युद्ध को कैसे अनफोल्ड किया जाएगा? इसमें B1 B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, GBU-57, उसका मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे ज्यादा होगा इनकी नेवी का, और जितने भी इनके पास बेसेस हैं, यहां से भारी तादाद में मिसाइल्स और इनकी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और देखिए वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी जहां तक साइबर की है, और साथ में ये जितना भी स्पेस वॉरफेयर है और कम्युनिकेशन का, इसको जैम वगैरह करना अमेरिका के लिए काफी आसान है। ईरान को वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर होगा, हर लिहाज से होगा, और ये जितनी भी लॉन्चिंग होगी शिप्स द्वारा, ये बेसिस द्वारा की जाएगी। पाकिस्तान का बेस भी यूज हो सकता है, और मैं तो इसको मानता हूं पक्का होगा। जहां तक बगराम में एयरबेस है, उसका भी हो सकता है, क्योंकि आज तालिबान को पैसा मिल रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स से, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर इस प्रकार का वॉरफेयर होगा, अब बात करते हैं फोर्डो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए, जहां तक GBU-57 का सवाल है, उसका वजन है 13,600 kg, लेकिन B2 बॉम्बर्स पे अभी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके ऐसा किया है कि दो इसको कैरी किया जा सकता है, GBU-57 को। कहने का मतलब है, एक को जब आप ड्रॉप करेंगे, उसकी जब टारगेटिंग करेंगे, वो GBU-57 की जो मार की क्षमता है वो 200 फीट है, 200 एक की। तो दूसरा जब उसी के थ्रू जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जहां उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पहुंच जाएगा। दूसरा, एक ही B2 बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये काफी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बॉम्ब बहुत महंगा है, ये तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट है, एक GBU-57 की। तो कुछ तो इसको मारना पड़ेगा। और इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल देखिए ये कर सकता है कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं ये टनल्स के लिए, उनको आप ब्लॉक कर दो, बर्बाद कर दो, इतनी वहां पर फायरिंग कर दो कि कुछ तो कोलैप्स होगा। अगर आपने वो कर दिया तो सारा प्लांट वैसे के वैसे अनरीचेबल हो जाएगा। तो ये डिलीट इसको कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने क्या किया होगा? मेरे को लगता है ईरान ने यह किया होगा कि काफी वहां से जो बड़ी इनकी हाईली साइंटिफिक लिटरेचर होगी, रिसर्च वाली है, उसको तो सब अब मूव कर दिया होगा इन्होंने कोई बहुत ही सेफ जगह पे, क्योंकि ईरान का मुद्दा बहुत क्लियर है। आज नहीं तो एक बार फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना निहायत ही जरूरी है। वो परमाणु शक्ति बनना चाहते हैं, किसी भी वो बनाएंगे। तो जहां तक ये लड़ाई चल रही है, देखिए अमेरिका को भी कैजुअलिटीज होंगी। किस प्रकार कैजुअलिटीज होंगी? क्योंकि इनके जो बेसेस हैं, अब वो ईरान को फैसला लेना पड़ेगा, क्या वो सऊदी अरेबिया, कतार, UAE को टारगेट करना चाहेगा जहां इनके बेसेस हैं, या प्रायोरिटी में इनकी शिपिंग को टारगेट करना चाहेगा। अगर उसने मिडिल ईस्ट में देशों को टारगेट किया, अमेरिकन सेना को, तो ये लड़ाई का विस्तार हो जाएगा और फिर ये खोमेनी और आइसोलेट हो जाएगा। और खोमेनी का जहां तक मेरे को लगता है, उसको असैसिनेशन तो हवाई के ये जो लॉन्ग रेंज वेक्टर है और जितने भी ये एयरफोर्स के जो सॉटीज हो रही हैं, उसको डिस्ट्रॉय तो पक्का करेंगे। क्योंकि अब मुद्दा साथ साथ तख्ता पलट का वो है। तख्ता पलट कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन टारगेट अब खोमेनी भी है, उसको भी बर्बाद करेंगे। और मेरे को भी नहीं लगता है वो मॉस्को में गया होगा। कारण ये है क्योंकि देखिए उसकी भी एक बड़ी घमंड है, वो जो एक ईगो है, वो नहीं कर सकता है जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने किया था, वो भाग गया था वहां पर, अफगानिस्तान वाले ने, अशरफ गानी, ये नहीं कर सकता है। अब वो सीरिया वाला ये वो नहीं करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो भी है वो एक क्या नाम है, स्पिरिचुअल हेड है। करेंगे
हम आसिम मुनीर की, जिसकी चमचागिरी के चर्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया। इस दौरान मुनीर ने ट्रंप की चमचागिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान वॉर रुकवाने के लिए धन्यवाद कहा और लगे हाथ उनके सहयोग के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर दी। ट्रंप ने भी मुनीर की तारीफ की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तान का नेता बता दिया। मुनीर के डिनर के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली से एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की, इसलिए उन्हें डिनर के लिए बुलाया गया, लंच के लिए बुलाया गया। ट्रंप ने मुनीर से मिलने के बाद कहा कि वो बहुत खुश हैं, मुनीर से मिलकर बड़े सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब मुनीर अमेरिका में ट्रंप की चमचागिरी में व्यस्त हैं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने देश के फील्ड मार्शल, जिन्हें फील्ड मार्शल के नाम से आप कह सकते हैं, वो उनकी हरकतों से अनजान है। पाकिस्तान में बेवकूफाना बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि मुनीर किस एजेंडे के साथ अमेरिका विजिट पर गए हैं। ऐसे में साफ है कि आसिम मुनीर भी अब परवेज मुशर्रफ की राह पर हैं, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं और पाकिस्तान सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में कैसे जानकारी नहीं है रक्षा मंत्री को कि क्यों गए हैं आसिम मुनीर अमेरिका। इस पर तो चर्चा कर ही लेंगे, इस पर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन अभी अमेरिका क्या करना चाह रहा है इस पर मैं वोरा सर आपसे जानना चाह रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये ट्रंप मुनीर को बुला रहे हैं, लंच हो रहा है, फिर दोनों एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मुनीर कह रहे हैं नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। क्या चल क्या रहा है ये? हाँ, मिलना तो चाहिए, नोबेल नहीं मिलना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द है इग्नोबल, यानी जो बहुत खराब व्यक्ति होता है वो प्राइज उसको दे देना चाहिए। पर ये पिंजरे वाली मुनरिया वहाँ गया है, बेसिकली मैम ये चाहता है कि अमेरिका जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर अमेरिका मेरा समर्थन नहीं करेगा तो मैं कभी भी ये फूल मार्शल नहीं बन पाता। मेरा मानना है कि अमेरिका उसका प्रयोग करेगा उसके बेसिस का, जैसे जनरल साहिबान बता रहे थे, कमांडर साहब बता रहे थे, उनका प्रयोग करेगा, वहाँ से अंदर जाएगा, ईरान पर हमला करेगा। और मेरा अपना मानना है कि मुनरिया जो है अपने कुछ स्पेशल फोर्सेस को भी अंदर भेज देगा कि आप भी जाके लड़ो। अमेरिकन्स नहीं मरने चाहिए, मेरे तो जिहादी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तो 72 आजकल तो कम हो गई हैं, 32 सूरें मिली हैं, वो सब वहाँ भाग जाएंगे। सो बेसिक इशू यही है कि वी विल यूज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ईरान पर हमला करने के लिए, एंड इन रिटर्न जो है मैंने आपको व्हाइट हाउस में भोजन खिला दिया, खूब सारी फोटोएं आपने ले ली, मैंने आपकी तारीफ कर दी और अब दुनिया में आपकी वाह वाह हो रही है। दैट्स द ट्रेड ऑफ। और आपने नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया। अमेरिका में तो बराक ओबामा बना भी नहीं था राष्ट्रपति, पहले से ही उनको नोबेल प्राइज दे दिया। तो ऐसी चीजें हैं। अगर मुनरिया समझता है कि ट्रंप उसका दोस्त है, अगर वो नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो हम सबसे पहले मुनरिया का बढ़ता बना देगा। मैम आप देखते जाइए, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। लेकिन खुशी की बात तो मुनीर के लिए है ना बहसर। अब वो खड़ा है अमेरिका में मिलने के लिए, बहुत दिन से अमेरिका में वेट किया, डायस्पोरा को संबोधित किया और फाइनली लंच पर बुलावा आ ही गया। अब ट्रंप के साथ बैठकर चमचागिरी जितनी कर सकता था वो कर ली, बता दिया कि भाई बहुत धन्यवाद आपने युद्ध रुकवा दिया, ये भी बता दिया, नोबेल पुरस्कार की भी बात कर दी। अपने देश को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करके आ गया ना मुनीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते हैं और हम सारे उनको फील्ड मार्शल बोलते हैं, फूल मार्शल और या फूल मार्शल बोलते हैं, जो सबको फूल करने में बहुत अच्छे हैं। तो वो जब पहुंचे वहां पे तो उनका पाकिस्तानी नागरिकों ने कैसे स्वागत किया। मास मर्डरर बोला उनको, डिक्टेटर बोला उनको, क्या नहीं बोला उनको। और उनको जो चीजें कही गई हैं, शेम शेम, उनके बारे में नारे लगाए गए। तो आप मुझे बताइए कि एक जनरल जो जाता है, पहले तो क्या जनरल को कोई भी प्रेसिडेंट ने आज तक इनवाइट किया है? हाँ, वो जनरल जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जनरल अयूब हो गए या जनरल जिया हो गए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो प्रेसिडेंट थे देश के। ये तो फील्ड मार्शल हैं, अपने आप बने फील्ड मार्शल हैं। तो इनको क्यों इनवाइट किया? और इनको इनवाइट किया, अमेरिका ने हमेशा अपना फायदा देखा है। अमेरिका, एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है जो मैस्टन साहब भी बहुत बोलते हैं और लॉर्ड वेवल ने कही थी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, नो इंटरेस्ट बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। नॉट ट्रू। या डिप्लोमेट साहब नॉट ट्रू कहते हैं, बट यही पॉलिसी फॉलो करते आए आज तक। और तो डिप्लोमेट किस काम के हैं हम लोग? साथ में उनको अब अभी पाकिस्तान एक फायदेमंद देश नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि ईरान के साथ अगर युद्ध होगा
तो पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान की वायु स्पेस, पाकिस्तान के एयर बेसिस, पिछले भी जब अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था तो 4 एयर बेसिस का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी एक अहम चीज आती है इसके अंदर, पाकिस्तान ने सपोर्ट किसको किया? ईरान को। ये जनरल, ईरानियन जनरल ने क्या बोला कि अगर हमारे पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो पाकिस्तान गिराएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अब लग रहा था, ट्रंप साहब को लग रहा था कि इनको जल्दी से जल्दी अपनी ओर कर लो, एक लंच खिला दूंगा, ये खुश हो जाएंगे और उसके बाद जो मैं कहूंगा मान जाएंगे। एक बिरयानी में मान गए। बिरयानी भी उन्होंने खा ली उनके साथ, जिहादी बिरयानी। जिहादी बिरयानी। अब बात आती है एक और चीज की, बहुत अहम चीज की। आपको याद होगा शुरू में ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन देता हूं मैं ईरान डील के लिए, और 61वें दिन पे इजराइल ने अटैक कर दिया। और अमेरिका क्या बोल रहा था कि मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, और एक दिन पहले अटैक किया जब नेक्स्ट डे मीटिंग होने वाली थी न्यूक्लियर डील के ऊपर। क्या मतलब है ये कि खुद अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी है, अमेरिका नहीं चाहता, और पाकिस्तान के जनरल को लंच करा रहा है और यह दिखा रहा है कि उनके देश के अंदर जनरल मोर इंपॉर्टेंट है उनको, और एक पॉलिटिकल लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ में क्या हो रहा है, अगर आपको नेगोशिएशन करनी है किसी के साथ भी, तो क्या आप उसकी बेइज्जती करेंगे? खिल्लत उड़ाएंगे आप उनकी? कभी नहीं करेंगे। क्या आप उनको कहेंगे कि अगर आपने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया तो देखिए फिर आपका क्या हाल होता है? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नेगोशिएशन में? इसका क्या मतलब है? ये उकसा रहे हैं अमेरिकन ईरान को कि कोई ऐसी गलती करे जैसे कि वो किसी भी अमेरिकन बेस को अटैक कर दे या कहीं पे भी कुछ कर दे, ऐसी हरकत जहां पे वो आर्टिकल 5 जैसे कि डिप्लोमेट साहब बता रहे थे उसका इंपोजिशन हो जाए। क्योंकि अमेरिका के पास 40,000 ट्रूप्स हैं अभी इस एरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में 19 बेसेस हैं, 8 परमानेंट बेसेस हैं, और डीगो गार्सिया जो भारत के नीचे 2000 किलोमीटर है वहां पे अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रखता है। लेकिन क्या अमेरिका चाहेगा कि जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान में जाके अटक गए, वियतनाम में जाके अटक गए, क्या उनके बॉडी बैग्स वापस अमेरिका जाएं? इस समय सपोर्ट नहीं है, इस समय अमेरिका के अंदर सपोर्ट नहीं है ट्रंप को कि लड़ाई पे जाओ, लेकिन उनको कोई मौका मिलता है तो वो छोड़ेंगे नहीं। और ये सारी प्लानिंग जो है वो इन सबको इंक्लूड करती है, और उसमें एक ये लंच मुनीर का भी आ जाता है। अब मुनीर ने लंच भी कर लिया और बड़े बड़े शब्दों से उनको नवाजा भी गया, बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े तारीफ के जो कसीदे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ा, जिसके बाद मुनीर तो अभी फिलहाल अपने आप को गदगद महसूस कर रहा है। अब चाहे यूज करें पाकिस्तान को अमेरिका, चाहे ना करे वेस्टर्न सर, वो अभी तो खुश है, उसे अच्छा लग रहा है कि चलिए जो भारत से मार पड़ रही थी वो भी कहीं ना कहीं रुक गई, मैं बच गया, और अब बड़ी बड़ी तारीफें भी हो रही हैं मेरी। बिल्कुल आपने सही बोला। आसिम मुनीर को तो बहुत ही अभी एक इलेशन की फीलिंग और बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही होगी, लेकिन इस सब के पीछे एक एंगल है, और वो एंगल ये है, देखिए जब 9/11 हुआ था प्रेसिडेंट बुश ने क्या बोला था मुशर्रफ को, आइदर यू आर विद देम और यू आर विद अस। यही भाषा इसको बोली है अभी मुनीर को कि या तो तुम अभी ईरान का साथ दो या हमारा साथ दोगे, और हमारा साथ तुम बिल्कुल दोगे। और उसको पता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो यहां से फिर एक लेवरेज है, वो है भारत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है ऑप सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत होशियारी से, और ये लंच पे क्यों बुलाया, क्योंकि 1-to-1 सेशन में उसको प्यार से कन्वे कर दिया होगा कि ये करना है। तो जाहिर है ये लॉन्ग टर्म प्लान था, और ये प्लान है बेसिकली ईरान के लिए फोकस्ड है, और उसमें बेसिस मिलेंगे, रिफिलिंग फैसिलिटीज मिलेगी, सब मिलेगी। और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले यही बोला था, पाकिस्तान वो देश है, वो किसी का सगा नहीं है, वो सबको धोखा दे सकता है। हर बार वो इस्लामिक इश्यू लेके आता है, इस्लाम को लेके आता है, लेकिन उसी ने प्रेसिडेंट बुश की मदद की थी, और पूरे उसने अपना कंट्री का पूरा दे दिया था प्रेसिडेंट ये अमेरिकन ट्रुप्स के लिए, लॉजिस्टिक बेसिस से लेकर सब कुछ। कौन करेगा? भारत ने आज तक किया? भारत ने को भी एक बार जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका ने बोला था आप हमें रीफिलिंग फैसिलिटीज भी दे दो। तो हमारा एक वो है इज्जत भारत की। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। तो आज वो अफगानिस्तान, ये अगर ईरान को भी मारना है थ्रू ये, और वहां से मारेगा कौन? प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फौज है। हो सकता है कि पाकिस्तान सेना को भी कोई कमांडो ऑपरेशन वगैरह करा दें, जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला है।
पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और वहाँ मैनिपुलेट किसको करना है? शहबाज शरीफ को थोड़ी करना है, पावर सेंटर को करना है, और पावर सेंटर है आसिम मुनीर। और मेरे ख्याल पहली बार हुआ होगा किसी भी देश की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक प्रेसिडेंट ने लंच पे बुलाया है। मैं तो बताना चाहूँगा कि डिप्लोमेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वो प्रेसिडेंट को जाके जब अपने क्रेडेंशियल्स पेश करते हैं। तो आसिम मुनीर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ दिखा दिया कि वो पाकिस्तान का पावर सेंटर तो वही है। और दूसरा, मेरे को एक अमेरिका का भी यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिखता है। ईरान और पाकिस्तान दो नेबरिंग देश हैं, एक के पास तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और दूसरे देश के पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स। और वो देश जिसने अभी ईरान ने बोला भी था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल पे फायर कर सकता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो अमेरिका के हैं, ये भारत को भी अब समझना चाहिए। हमारे लिए खतरे नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स, क्या वो वेस्ट के लिए खतरा है? क्या इजराइल के लिए खतरा है? ये पूरा जो एक इस्लामिक बॉम्ब की बात की जा रही है, और ये इसको भी ये ईरान भी वो चाहता है हासिल करने के लिए। और आप देखिए कुछ साल के बाद तुर्की भी शुरू हो जाएगा, सऊदी अरेबिया भी शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल अभी वर्ल्ड को एक इस पे अमल करना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते हैं कि पाकिस्तान जो बिल्कुल पड़ोसी है उसका वहाँ न्यूक्लियर वेपन है और ईरान को आप बिल्कुल ठोक रहे हो। तो और मैं मानता हूँ ये एयर कमोडोर साहब ने भी जो बोला है, देखिए भारत एक वो देश है, हमारे आज अच्छे रिलेशंस है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ। यही ईरान आज हमें चाबार पोर्ट से एक्सेस दे रहा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए, कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान के थ्रू। तो क्या साफ जाहिर है, आज ये भी हैरान मत होइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक और ऑर्डर दे सकता है कि कोई भी देश पाकिस्तान ये ईरानियन तेल नहीं खरीदेगा, वो हिंदुस्तान के लिए भी लागू हो जाएगा। वो तो पहले से ही है सर। हाँ, तो वो है, पर हम ले रहे हैं। पर अब मेरे को लगता है कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए हमें वो करना चाहिए जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट बोलता है। अमेरिका की डुप्लिसिटी, और अगर वो ईरानियन ऑयल के लिए बार बार बोल रहा है, ठीक, तो इंडिया को भी बोलना चाहिए कि व्हाई एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स। और बार बार साथ में नाम भी ले रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो आप बार बार साथ में नाम ले रहे हैं। आप पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं तो आप साथ में भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं साथ में पाकिस्तान की तारीफ। उसको क्या फर्क, सॉरी इक्वेट, ये सुनने में अटपटा लगता है। उसको क्या फर्क पड़ता है मैकडोनाल्ड ट्रंप को? मैम अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया को अमल करना चाहिए। सर, बिटवीन मोरालिटी एंड रियलिटी बहुत फर्क है। दुनिया परवाह करती है कितने पाकिस्तानी और भारतीय मर जाए अगर जंग होता है? अर्जेंटीना के नागरिकों को कोई फर्क पड़ेगा? सर, मंगोलिया के नागरिकों को कोई फर्क पड़ेगा कितने मर जाते हैं? तो बिटवीन द शैडो कम्स इन कि हमको ये करना चाहिए, करने वाला कौन है? मैकडोनाल्ड ट्रंप करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? कल अगर जंग हो जाती है हमारे और आतंकिस्तान के बीच में, वहां के 50,000 लोग मर जाते हैं, ट्रंप क्या करेगा? भूख हड़ताल करेगा? आई डोंट थिंक सो सर। रियलिटी ये है कि वो दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है ट्रंप। मागा शागा सब कुछ उसी के लिए है। अमेरिका को जो धंधा मिल सके करो। बीच में अगर मुनरिया मर जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अभी उसको खाना खिला दिया बस, और पैसे भी नहीं उससे लिए, मैंने फोकट में खाना भी खिला दिया उसको। बिल्कुल ऐसा है कि प्राची। सर, इसमें पाकिस्तान वाली बात भी आप करिएगा। अब देखिए ना, ख्वाजा आसिफ, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनको तो दिख रहा है ना कि एक्सपोज हो गए, आसिम मुनीरी पावरफुल, और बोलना पड़ रहा है कि हमें नहीं पता वो क्यों गया है। देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। हाँ। जब इमरान खान था प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, मुनीर को अमेरिका में बुलाया गया, और मुनीर को अमेरिका में जाके उन्होंने बोला कि जो इमरान खान है थोड़ा ये अपने पजामे से बड़ा हो रहा है, इसको हटा दो। मुनीर वापस आया, इमरान खान अरेस्ट हो गया, जेल चला गया, मुकदमे चल गए उसके ऊपर, और फिर इलेक्शन हुआ जो फेक इलेक्शन, जिसके अंदर एक जीता हुआ इमरान खान को हराया हुआ दिखा दिया और शहबाज शरीफ को बिठा दिया गया। आज के दिन में अगर कोई अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वो है आसिम मुनीर मुल्ला। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अभी दोबारा ट्रंप ने बुलाया मुनीर को, क्योंकि उसको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो मैंने हुक्म देना है वो मुनीर ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। मुनीर इस समय अमेरिका के आगे बिका हुआ इंसान है। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को समझ आना चाहिए कि क्या एक बिके हुए मुल्क हैं आप, आपका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। आपका एक आर्मी का चीफ जाके बिक के पूरे देश को गिरवी रखा के आ जाता है। दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान चीन के पलड़े में पूरी तरह चला जाए, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स इस इलाके का है,
अगर हम क्वाड की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि चीन को उसने कैसे कंटेन करना है, तो वो भी एक उसका बहुत बड़ा फिक्र है कि किस प्रकार मैं पाकिस्तान को अपने खेमे में रखूं। लेकिन चीन ने इतना लोन दे दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब उस चुंगल से निकल नहीं सकता है। तो अभी जब तक ये मुनीर इसको खींचेगा, आगे चल के पाकिस्तान का क्या असर होगा फ्यूचर में, वो समय बताएगा। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं, ये तो बात है ना नाइसिटीज। आई ऑल्सो कॉल्ड मिस्टर मोदी रिफ्यूज्ड, आई एम गोइंग टू क्रोएशिया, सॉरी सर, आई कैन नॉट कम एंड बी योर गेस्ट, क्योंकि वो चाह रहा था मैं इक्वेट कर दूं, मैं इंडिया को पैसे पे कर दूं। देखो मैंने आपको भी बुलाया था, मुनीर को बुला लिया तो अब बराबर हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपने जंग बंद कर दी मेरे कहने से। बुलशिट। इंडिया को किसी का वो हुक्म नहीं चाहिए था रोकने के लिए। भारत में इतनी शक्ति है कि अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की राइजिंग इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट, दुनिया की फौज, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बाय मैन पावर, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड अ न्यूक्लियर पावर। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमको डराएंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे के बाद भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। कनाडा में पहली बार ये माना जा रहा है कि उसकी जमीन पर खालिस्तानी सक्रिय हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी CISI की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा हुआ है। और खास बात यह है कि मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री की मुलाकात के एक दिन बाद ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया है कि उसकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं, जो भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि कनाडा खालिस्तानी उग्रवादियों को पनाह दे रहा है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन जब तक कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार रही, भारत से रिश्ते तल्ख होते चले गए। लेकिन अब खुद कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने सच को दुनिया के सामने ला दिया है। उनकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 1980 के दशक से कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी भारत के पंजाब में एक अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाने के लिए हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये उग्रवादी कनाडा को अपनी गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं, जहां से वो हिंसा को बढ़ावा देने, फंड जुटाने और हमलों की योजना बनाने का काम करते हैं। खालिस्तानियों की गतिविधियां कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हितों के लिए खतरा बनी हुई हैं। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कनाडा में सक्रिय इन खालिस्तानियों पर नजर रखनी पड़ रही है। तो ये सब कुछ अब कनाडा मान रहा है। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर एक आरोप भारत पर लगा दिया गया एक खालिस्तानी आतंकवादी के मारे जाने के बाद, जिसके बाद रिश्ते बड़े तल्ख हो गए थे। जो राजनयिक थे उनको वापस भेज दिया गया था। लेकिन जब G7 में कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो ऐसा लगा कि अब जो रिश्ते हैं वो सुगम होंगे। और उसकी पहली तस्वीर आपके सामने आ गई। अब 1980 के दशक से अगर कनाडा की धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी कर रहे हैं, तो जो पहले की सरकारें थी वो क्या कर रही थी? क्या ऐसी रिपोर्ट कनाडा में पहले नहीं आई थी? क्या उन रिपोर्ट्स को जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि CSIS जो खुफिया एजेंसी है वो अब ये मान रही है कि खालिस्तान जो आतंकवादी हैं वो कनाडा का इस्तेमाल करते हैं, धरती का इस्तेमाल करते हैं, फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। अब ये कितनी बड़ी जीत वोरा सर इसको माने, और ये कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ? ये मैं आपको इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है और जनरल साहब भी जवाब देंगे। अक्सर मैंने देशों में देखा है कि जब कहीं और समस्या होती है तो वो कहते हैं जी हमें क्या फर्क, सन्नू की फर्क पैदा है। अमेरिका को 90s में हम कितना कहते रहे कि ये जो आतंकी है, इस्लामिक टेररिज्म, ये बहुत खतरनाक, नहीं ये आप और आतंकिस्तान के बीच में है, आप लोग थर्ड वर्ल्ड फोर्थ वर्ल्ड करने, हमें क्या लेना देना। फिर 9/11 होता है, हमारे पास भागे आते हैं, भाई वो फाइल कहाँ है जो आपने हमको पहले दी थी? हमने कहा आपको दी तो दी, बोले जी हमने कहीं लॉक कर दी थी, अब भूल गए कहाँ। तो अब हमने उनको समझाया। अब जो कनाडा की बात कर रहे हैं मैम, एक होता था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डस्टबिन ये क्या नाम था उसका, जो भी था, वो जब हमारे फार्मर्स ने वो किया था ना प्रोटेस्ट, वो पागल आदमी था ना, वी विल बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ स्पीच। और जब कनाडा में ट्रकर्स ने हड़ताल की और बोले कि ये नहीं करेंगे, हम इनको गोली मार देंगे, कहता है। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड्स। अब मैम मेन इशू ये है कि जो खालिस्तानी समस्या है भारत में तो है नहीं, अब वो कनाडा के लिए समस्या बन गई है। और कनाडा ने जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे ऐसे करके भांगड़ा भी किया था उनके साथ, अगर उनको अब कनाडा सपोर्ट वापस लेता है तो वो टूट पड़ेंगे कैनेडियन समाज पर। मैम दिस इज इट, यू कैन नॉट प्ले विद फायर और फिर सोचो कि मैं जलूंगा नहीं। तो ये जी मेरा मानना है मैम
कि भारत में कुछ नहीं होने वाला, अब ये कनाडा की समस्या है, अब की कनाडा हमसे मदद मांगेगा कि इनके साथ कैसे निपटा जाए। सर पहले तो उल्टे पुल्टे आरोप लगाए जा रहे थे ना, अब पूरी दुनिया के सामने ये आ गया है कि कैसे कनाडा के धरती का इस्तेमाल होता है, इसके आगे क्या बदलेगा? मेन चीज ये होगी कि कनाडा विल ट्राई कि भारत के ऊपर इसका कोई उनके द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर ना पड़े, बट इन रियलिटी बेसिस में मैम अगर सच बोलूं, कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो यहाँ आके फिर से आतंकी हमले शुरू कर देते हैं या दंगा शुरू कर देते हैं, उसकी नींद हराम नहीं होगी मैम, किसी की नहीं होगी। अगर खालिस्तानी कनाडा में जाके बम फोड़ देते हैं और मर्डर्स कर देते हैं, आपका क्या ख्याल है कि मैं नाश्ता करना छोड़ दूंगा? वो आई जस्ट से यू डिजर्व इट, क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर इस बात को, इस मुसीबत को आप लोग लाए हैं, तो इसका ये असर है। हमारी विक्ट्री ये है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने गलती कर दी थी, वो बेवकूफ डस्टबिन जस्ट आउट जो भी उसका नाम था, उसने गलती की है, लेकिन अब हम सेंसिटिव हैं टू योर कंसर्न। हमें यह भी याद है कि जो बॉम्बिंग हुई थी हवाई जहाज की, जो कनेडियन कुछ सिख्स ने किया था, जिसमें कनेडियन नागरिक मारे गए थे, वेरी सॉरी, अब दोबारा ऐसा हम नहीं होने देंगे। पर अगर सच कह रहे हैं वंडरफुल, लेकिन 52 साल कूटनीति में रहने के बाद आई हैव अ हेल्दी डाउट जब लोग इस तरह के वादे करते हैं। ठीक है, अब ये छोटी मोटी घटना तो है नहीं, या ये इससे कहें कि जो मान रहा है, अब कनाडा मान रहा है बहल सर, आज आप अपनी रिपोर्ट में स्वीकार कर रहे हो, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1980 से इस्तेमाल किया जा रहा है, दशकों पुराना ये मामला है, मतलब तब तक आप सोते रहे, आपने होने दिया, और जैसा वोरा सर कह रहे हैं कि अब अपने देश पर अगर संकट आ गया, अपने ही देश में अगर ये आतंकवाद की आग जलाने लगी, आप नागरिकों को मारने लगी, तब जाकर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, और जैसे कि इन्होंने कहा था कि एयर इंडिया का जब क्रैश हुआ, ये कैनेडियन अथॉरिटीज ने सीरियसली नहीं लिया, उसके बाद क्या एक्शन किया उन्होंने, वो भी सीरियसली कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अब जस्टिन ट्रूडो की प्रॉब्लम क्या थी, वो लिबरल पार्टी के तो थे, लेकिन अपने आप में गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की 25 सीट वाली पार्टी है गुरमीत सिंह की, उससे उन्होंने सपोर्ट लिया। तो उससे क्या हो गया, वो पार्टी से सपोर्ट लेने के बाद, ये नहीं कि वो वाली पार्टी एनडीपी की पार्टी के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट है या वो खालिस्तान को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उनके वोट चाहिए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन खालिस्तानीज के अगेंस्ट होने नहीं दे रहे थे, और जस्टिन ट्रूडो ये दिखाना चाहता था कि ये वाली पार्टी के लोग भी हमारे साथ हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो को खुद रिजाइन करना पड़ा, और वो पार्टी एनडीपी पार्टी की सीटें 7 तक आ गई हैं सिमट के। इसका क्या मतलब है, कैनेडियन लोग खुद उनको नहीं पसंद करते, ऐसे एलिमेंट्स को नहीं पसंद करते जो खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं कैनेडियन अवाम ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, ये एक कारण। दूसरा कारण है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये विजिट का, कई लोग कह रहे थे कि 8 दिन पहले इनवाइट आया, नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं बहुत बड़ा कदम उठाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने अपनी ईगो को अलग रखा, देश के हित के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात थी, और वो गए। और जब गए हैं तो बातचीत से ही बात सुलझती है। उनके फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं। 5.1% जो लोग हैं कनाडा के अंदर वो इंडियंस हैं, और अब जो ये रिपोर्ट आई है इसने क्लियरली दर्शा दिया है कि 1980 से जो एलिमेंट्स भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, पहले रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, निज्जर की किलिंग की बात करते थे, देखिए निज्जर की किलिंग को इन्होंने साइड पे कर दिया। अब निज्जर की किलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो भारत के साथ रिश्ते कैसे बना सकते हैं, वर्ल्ड की 3rd और लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस के साथ कैसे बना सकते हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ कैसे बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सप्लाई चेन जो कि टूट और बिखर रही थी ट्रंप के आने के बाद, उसमें भारत का एक अहम रोल है, उसके साथ कैसे लिंक हो सकते हैं। उनके इंटरेस्ट अब भारत के साथ अलाइन कर रहे हैं। और अब आप देखिएगा हमारे जो एम्बेसीज में स्टाफ को कम कर दिया गया है, वो वापस उसी स्ट्रेंथ पे आ जाएगा जैसे पहले था, और हमारे रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। और ये एक आदमी का विजन है, हमारे प्रधानमंत्री का, जो वहां गए और ये बातें बहुत स्पष्ट से बोली, और उसके बाद डिसीजन जो उनके हुए वो आज दिख रहे हैं। ठीक है, पीएम कार्नी से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात की तस्वीरें हम सबने देखी, और तब ऐसा लगा कि अब इन दोनों देशों के बीच में जो एक खाई बन गई थी, वो खाई धीरे धीरे करके खत्म होने जा रही है। और उसका पहला जो स्टेप है वो आज आपने देख लिया, रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, पूरी दुनिया के सामने वो रिपोर्ट आ
गई और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है, मैं फिर मेंशन कर रही हूँ, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है 1980 के दशक से खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल आतंकी साजिश रचने के लिए नहीं, फंड रेजिंग के लिए भी किया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब कनाडा इस बात को मान रहा है। ऐसा कुछ 2007 की किताब है, अगर आपको कहीं मिल जाए पढ़ लीजिएगा। शीर्षक है कोल्ड टेरर, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2007 कोल्ड टेरर, स्टुअर्ट बेल की किताब है, मेरे पास एक कॉपी या पता नहीं कहां पे। अगर आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि बड़े फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी एंड ओपन सोसाइटी के नाम में ये बेवकूफ गलतियां पे गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो आपने जिक्र किया, पहली बार मेरे जहन में 52 साल हो गए कूटनीति में, एक देश ने स्वीकार किया हां हमसे गलती हो गई थी आतंक के मामले में। अब ये मान तो लिया मेस्टन सर, ये मान लिया कनाडा ने पूरी दुनिया के सामने। अभी तो निज्जर की हत्या पर वो बेतुके आरोप भारत पर लगा रहे थे, संबंध खराब किए ट्रूडो ने, बेतुके बयान दिए ट्रूडो ने, लेकिन पीएम कार्नी के आने के बाद कुछ चीजें बदल रही हैं। इस एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा? क्या मदद की जाएगी कनाडा की तरफ से? अब चिन्हित किया जाएगा खालिस्तानियों को, भारत को बताया जाएगा, क्या बदलेगा? और देखिए काफ़ी फर्क पड़ेगा। पहली बात तो देखिए जॉइंट काउंटर टेररिज्म पे अभी काम होगा, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज होंगे, डिप्लोमेसी के अभी ये जो दोनों तरफ एम्बेसीज की स्टाफ वापस बढ़ा दिया जाएगा। अभी मेरे को लगता है संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। पर एक चीज़ समझने की बात है, देखिए खालिस्तान से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा वो तो है ही, लेकिन उसके स्पॉन्सर्स कौन थे? ये जनरल जियाउल हक ने शुरू किया था ये एजेंडा, और वो जरूरी समझना है और उसको फॉलो अप कर रहा है आज भी पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आईएसआई और उसके एजेंट्स वहाँ एक्टिव है। तौवर राना पाकिस्तानी था, उनकी मिलिट्री में डॉक्टर था, लेकिन फिर कौन सी कंट्री का सिटीजन बना? कनाडा का। तो ये साफ जाहिर है कि कनाडा वो देश है, खासकर ये जस्टिन ट्रूडो के टाइम से, कि ये फंडामेंटलिस्ट रेडिकलिस्ट को सपोर्ट दे रहा था और वो बेसिकली अपने वोट के लिए। लेकिन आज कैनेडियन लोगों ने रियलाइज कर लिया, कैनेडियन आम जनता ने रियलाइज कर लिया कि उनके लिए कितना हानिकारक होगा। क्योंकि देखिए जो देश रेडिकलिज्म या टेररिज्म को पनपता देता है, शेल्टर करता है, फाइनली उनके ऊपर अटैक्स होंगे। और अभी आप ये दृश्य देखिए, क्या जिसमें दिख रहा है, ये बहुत हानिकारक दृश्य है कनाडा के लिए। क्योंकि आज जब कनाडा ने ओपनली बोल दिया है, रिपोर्ट रिलीज कर दी है 1980 से, तो ये लोग क्या करेंगे? जाहिर है वहां पर टारगेटिंग करेंगे कैनेडियन इंटरेस्ट पे, कैनेडियन और इंडियन इंटरेस्ट पे। तो मेरे को लगता है भारत और कनाडा को अब इसमें पूरा जॉइंटली काम करना पड़ेगा और ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे दोनों देश को काम करके एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस टेररिज्म। नॉट ओनली खालिस्तान, वो जो आईएसआई एजेंट्स वहां पर जा रहे हैं और वो किस प्रकार वहां से अमेरिका जाते हैं, किस प्रकार फंडिंग करते हैं और किस प्रकार उन्होंने 26/11 किया था भारत के ऊपर, ये मनोवर ये तौवर राना ने। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी चीज है और मेरे को लगता है इसमें एक और देश को हमको साथ लेना पड़ेगा, वो अमेरिका, क्योंकि उसको लेना भी बहुत जरूरी है। ये वहां पर एक ट्रायंगल सा बना हुआ है और साथ में ये जो 5 आइज हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी साथ लेके काउंटर टेररिज्म पे बहुत हमको काम करना पड़ेगा। 5 आइज अंधे हैं ये लोग? नहीं, अब हमको जगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं भारत का नेशनल इंटरेस्ट, इसलिए मैंने वो बोला था न्यूक्लियर वेपन्स आप ईरान के अगेंस्ट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो भारत को अब ये डुप्लिसिटी भी एक्सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम नहीं सहन कर सकते, हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट है। और पूरे विश्व में सबसे टेररिज्म किस देश ने देखा है? भारत ने देखा है। हमने 1978 से जब कश्मीर में थे, हमने तब से मैं और सर अब हम ये बता भी रहे हैं, G7 समिट में हमने देखा कि ये बताया गया भारत की तरफ से कि आतंकवाद कोई भी देश करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और हम तो खैर अब ये कह ही रहे हैं कि आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर की तरह हम नहीं लेंगे, इसे फुल फ्लैश युद्ध के तौर पर लेंगे। अब जो डिप्लोमेटिक जीत भारत की हो रही है और G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री जिन देशों में और गए हैं वो भी आप जान लीजिए। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले दिल्ली लौट आए हैं। कनाडा के अलावा पीएम साइप्रस और क्रोएशिया के दौरे पर गए थे। डिप्लोमेटिक लेवल पर साइप्रस की यात्रा बेहद खास थी। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। पीएम ने साइप्रस से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को टेंशन में डाला। प्रधानमंत्री मोदी जब जाग्रेब में थे वहां उन्होंने अपने क्रोशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज से मुलाकात की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोशियाई की यात्रा पहली थी, जिसे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया। क्रोशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है।
प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत विशेष रूप से रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में इस यूरोपीय देश के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। क्रोएशिया बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। यह यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच सेतु है। यहां भारत की मौजूदगी के मध्य और पूर्वी यूरोप तक कूटनीतिक पहुंच के लिए बेहद अहम है। तो प्रधानमंत्री ने इन दोनों देशों को क्यों चुना, ये आपने जान लिया। और यही दत्ता सर, यही भारत के स्टेप्स अभी हम देख रहे हैं। हमारे जब सांसद जाते हैं तो वो भी छोटी छोटी कंट्रीज में जाते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कंट्रीज को हम ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जिनके सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल प्राची, भारत जो भी काम करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा सोच समझ के करता है। हमारे जितने डेलीगेशन गए थे वो उन जगह पे गए थे जो यूनाइटेड नेशन में जो नॉन परमानेंट मेंबर लगने वाले हैं या यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं जिनका एक से है, वहाँ की प्रेसिडेंसी जिनके पास आएगी, तो ये बहुत अहमियत रखता है। और पूरी दुनिया में दर्शाना कि भारत हमेशा जहाँ भी जाता है एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह जाता है, उस जगह को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं जाता है। और यही चीज़ जो हमारे कनाडा का भी मैं अगर जिक्र करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए, कनाडा और भारत के जो रिश्ते थे, सबसे पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कौन से देश ने मदद करी भारत की? कनाडा ने। कनाडा से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी भारत के अंदर, जो शुरू में हमारे जो यहाँ पे रिसर्च काम शुरू हुआ था भारत के अंदर। उसके साथ साथ में जब ये यहाँ पर आपको याद हो 1994-84 में जब यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए कहाँ पर, अमेरिका, कनाडा, यूके और आपका ऑस्ट्रेलिया। और क्या इनका एक लीडर था जो उनको सर्टिफिकेट देता था, भाई इनके पीछे यहाँ की सरकार पड़ी है, इनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया जाए। और सबसे बढ़िया शॉर्टकट था वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। अभी जितने वो लोग हैं जो पॉलिटिकल असाइलम लेके गए थे इन मुल्कों में, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बोल दिया तुम आए थे ना पॉलिटिकल कि तुम खालिस्तानी हो, अब ये झंडा लो, यहाँ पे लहराओ, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं। वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैंडल अपने हाथ में रखते हैं जो जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन आज के दिन में खालिस्तान भारत में तो बनने वाला नहीं है। खालिस्तान बनेगा अगर तो कनाडा में बनेगा, और ये कनाडा को मालूम होना चाहिए। और अभी जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री की विजिट का सवाल है, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोला थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू क्रोएशिया। क्रोएशिया की मेरी विजिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कमिंग टू द यूएस एट द मोमेंट। एंड ही इन्वाइटेड प्रेसिडेंट ट्रंप कि क्वाड के टाइम आप मीटिंग होगी, आप उधर आए, एंड ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारी डिप्लोमेसी है, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, भारत की स्टैंडिंग है इस दुनिया के अंदर। आपको जब भी डाल सकता हूं सर, बिल्कुल। हमारी अभी तो हमने वो एक्टिंग करनी थी मुनीर एंड ट्रंप वाली करानी। तो प्राची, दिस इज इंडिया, दिस इज द करंट इंडिया। वी आर फॉलोइंग द चाणक्य नीति, इंडिया फर्स्ट, इंडिया स्टैंड्स ऑन इट्स ओन फीट, आत्मनिर्भर भारत, राइजिंग इकोनॉमी। और 2047 जो वोरा साहब ने लगाया है नीचे, इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड। सर, अभी एक सवाल जो दत्ता सर की बातों से आया, कुछ लोग हैं जो भारत में भी इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बुलाया, फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, वो क्रोएशिया चले गए। क्रोएशिया क्यों चले गए? ये स्टेप कितना बड़ा था प्रधानमंत्री? ये बहुत बड़ा स्टेप था। हम लोगों ने वादा किया है क्रोएशिया ने क्या गलती की है कि हम वहां का विजिट कैंसिल कर दें? भाई हमने उनके साथ वादा किया है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, नेटो के मेंबर हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। हम किसी को इग्नोर नहीं करते और जो वादा करते हैं फिर उसको निभाते हैं। मैम, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा मैसेज दे दिया कि आप महाशक्ति जरूर हैं लेकिन भारत की भी अपनी इज्जत है, और जो हमने वादा किया हम वहां जा रहे हैं। उसके बाद आपसे जरूर मुलाकात होगी। मैकडोनल्ड ट्रंप साहब, आप तो क्वाड समिट के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। वो बोले हाँ जी मैं जरूर आऊंगा, खत्म हो गई बात। ये जरूरी नहीं है कि आप जब कहें आजा। मैम, आज से 20 साल पहले शायद अगर ऐसा कुछ हुआ होता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है हम प्लेन को डाइवर्ट करके वहां चले जाते, भाई अमेरिका बुला रहा है। अब नहीं मैम, अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं। एंड आई विल कोट टू यू समथिंग, 10 सेकेंड्स मोर। हमारे ग्रुप का एक अमेरिकन रिटायर्ड एम्बेसडर, he said your prime minister said no to president Donald Trump, well done ambassador Deepak। अब बताइए मैं इससे आगे क्या कह सकता हूं।
ये देखिए सर, बड़ी बात है। अमेरिका बुला रहा था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि हमारा जो सीज फायर हुआ है वो हमारा फैसला है, वो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया उसके बाद हमने सीज फायर किया। अब ट्रम्प चाहे कुछ भी कहते रहें, वो कोई भी कहानी बनाते रहें, वो दुनिया को बेशक कुछ भी बताते रहें, लेकिन भारत का स्टैंड क्या है बड़ा क्लियर है। और वो जो डिप्लोमेटिक जीत इस वक्त भारत की नजर आ रही है उससे देखा जा सकता है। ये साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान अगर प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, ये भी जरा एक बार बता दीजिए, क्योंकि आम दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं वोरा सर कि साइप्रस का क्या महत्व है, ये क्रोएशिया का क्या महत्व है, तो छोटे छोटे देश हैं, क्या महत्व होगा? साइप्रस बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। दूसरा, टर्की के साथ उसके बड़े संबंध हैं। वहाँ पर वो 1974 में कोशिश की थी ग्रीस के लोगों ने कि साइप्रस से बोलो कि आप आके हम हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ दोनों तरह के रहते हैं, जिनको हम कहते हैं जो ग्रीसवादी हैं और जो टर्कीवादी हैं, वो साइप्रस में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जुड़ जाइए। फिर टर्की को बहुत डर लगा, उसने अपनी फौजें भेज के तो उत्तरी हिस्सा वहाँ का ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जहाँ वो लोकेटेड है इस समय मैम, एजियन सी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो इलाका बहुत क्रिटिकल है। और हमने जो उनके साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं, काउंटर टेरर हमेशा हमारा समर्थन किया है, लेकिन एक मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया है। ये टर्की को हमने बताया कि टाइगर तू मेरे इलाके में आके वो करेगा ना, तो मैं तेरे इलाके में आके करूंगा, तू समझ जा कि मैं मानने वाला नहीं। ये भारत की नई ताकत है। इसलिए आप देखिए कि इसका एक और रिजल्ट होगा कि टर्की भी अब थोड़ा हल्का पड़ जाएगा और कहेगा भाई ये तो मेरे घर के अंदर मेरे बागीचे में घुस के मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं इनसे और पंगा नहीं लेता। ये कई बार अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में देखे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहस जितने भी कदम भारत ने उठाए हैं वो अपनी सफलता को बताने के लिए, और जो दुश्मन है उसे भी ये बताने के लिए कि हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और हमें पता है कि कहां तुम्हारी नींव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो कंट्रीज को टारगेट करना बहुत जरूरी था। एक तो यूएस इटसेल्फ, उसको टारगेट करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से जो 35 मिनट की कॉल थी उसके अंदर ऑप सिंदूर के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया गया, और यह भी बताया गया कि आगे कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे। तो इसका क्या मैसेज हम दे रहे हैं अमेरिका को कि कल ये मत सोचिएगा कि इस पे खत्म हो गया, ऑप सिंदूर कंटिन्यू है, और जिस दिन कोई भी ऐसे आतंकी हमला हुआ वो हम रिएक्ट करेंगे। दूसरी चीज, टर्की ने कितनी सप्लाईज की थी, ड्रोन्स की सप्लाई की, अपने बंदों को वहां पे रखा, अपनी कॉर्वेट को भेजा वहां पे, और उस दौरान के अंदर जबकि भारत के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, टर्की का करना क्या ठीक था? सबसे पहले किसने आपको एयर सपोर्ट पहुंचाई थी वहां पे जब आपके उधर अर्थक्वेक हुआ था? किसने सबसे पहले रिलीफ सप्लाईज पहुंचाई थी? भारत ने। लेकिन आपने भारत के पीछे चाकू मार दिया, पीठ के पीछे चाकू मारा। और अब भी आपके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए जरूरी होगा, आप इस्लामिक वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है सुन्नी इस्लाम के अंदर पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह मत भूलिए कि भारत की अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अगर नॉर्थ साइप्रस में आपने कब्जा किया 1974 के अंदर, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहता है? 550 रेजोल्यूशन है कि कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और टर्की के सिवाय किसी ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसी आतंकी घटना को सपोर्ट करते हैं तो टर्की हमारे लिए आपका भी रिएक्शन देगा, और आपके घर में घुस के आपके बिल्कुल साथ में जाके ग्रीन लाइन के ऊपर खड़े होके उसको ग्रीन लाइन। मैम, पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बोला अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो गैर कानूनी है। बोला अच्छा सॉरी गलती हो गई, अब हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। चले ठीक है, लेकिन भारत हर मायने में कूटनीतिक जीत भी हासिल कर रहा है, पाकिस्तान को भी बता रहा है कि भाई आप कहां तक फैले, हमें पता है, हमें कब आपका तार खींचना है हमें बहुत अच्छे से पता है। बहुत शुक्रिया बहल सर, वोरा सर, दत्ता सर और वेस्टर्न सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।